हर 26 जनवरी की सुबह जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सूरज की पहली किरणें धुंध को चीरती है तो वो सिर्फ वादियों की चमक और झांकियों के रंग नहीं दिखाती, वो एक ऐसे इतिहास को छूती है जो हजारों साल पुराना है। कभी प्राचीन रोम में परेड दुश्मनों के खून से पूरी होती थी तो मिस्र में वही परेड राजा को देवता बनाने का जरिया थी। रूस में परेड देखकर जासूसों की सांसें थम जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि आज की आधुनिक दुनिया में जब पश्चिमी देश परेड से दूरी बना रहे हैं तब भारत हर साल इसे और भव्य क्यों बनाता जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक समारोह है या फिर ताकत, राजनीति और संदेश का सबसे शांत लेकिन सबसे जोरदार प्रदर्शन है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज अनफोल्डेड एमडी सर एंड वेलकम बैक ऑन संडे बिग स्टोरी शो, जहां हम करेंगे बात एक अहम स्टोरी के साथ। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर परेड का इतिहास क्या है, भारत हर साल क्यों करता है फौज और हथियारों की नुमाइश, और पश्चिमी देश इससे क्यों कतराते हैं। संडे बिग स्टोरी में पूरी कहानी। देवता से मिलने का जुलूस और दुश्मनों के खून की परेड। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। नील नदी के किनारे पूरा मिस्र सांसें थामे खड़ा था। लोग अपने राजा यानी फराहो का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन फराहो सेनुसरेत प्रथम दक्षिण मिस्र पर जीत हासिल करके वापस लौट रहे थे। सजे हुए सैनिकों के पीछे पीछे आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सैनिकों से आगे पुजारी चल रहे थे और सबसे आगे खुद सेनुसरेत थे। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध से लौटना नहीं था। माना जाता था कि फराहो देवताओं से मिलने जा रहा है और लौटते वक्त खुद देवता बनकर आएगा। यहीं से प्राचीन मिस्र के मशहूर ओपेट उत्सव की शुरुआत भी मानी जाती है। शुरुआत में ये जुलूस जीत का जश्न था, लेकिन जब आगे जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो राजा की देवता बनने की यात्रा ही परेड का रूप लेने लगी। मिस्र के लोगों का विश्वास था कि वक्त के साथ फराहो की ताकत कम हो जाती है, उसे दोबारा ईश्वरीय शक्ति हासिल करनी होती है। इसी वजह से करनाक मंदिर से लक्सर मंदिर तक निकलने वाला ये भव्य जुलूस करीब 27 दिनों तक चलता था। लेकिन इस परेड के भीतर एक दिलचस्प रहस्य भी छुपा हुआ था। हर साल ये तय नहीं होता था कि ये जुलूस जमीन के रास्ते जाएगा या नील नदी से। फैसला नदी के हालात पर निर्भर करता था। अगर पानी ज्यादा होता तो फराहो और देवताओं की मूर्तियां नौकाओं पर सवार होकर चलती, और अगर पानी कम होता तो पूरा जुलूस सड़कों से ही होकर गुजरता। करीब 3500 साल पहले रानी हत्शेपसुत ने इस यात्रा को और भी भव्य बना दिया। उसने रास्ते में 6 नौका स्थल बनवाए। हर जगह जुलूस रुकता, देवताओं को बलि और भेंट दी जाती और पुजारी घोषणा करते कि फराहो की आत्मा अब ईश्वरीय आत्मा से मिल रही है। जब ये उत्सव खत्म होता तो फराहो वही इंसान नहीं माना जाता जो पहले था। लोगों का भरोसा था कि वो नए सिरे से जन्म ले चुका है और अब देवताओं की कृपा से पूरे मिस्र पर शासन करने के लिए फिर से ताकतवर हो गया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रोम के उभार के साथ मिस्र के लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि फराहो और देवताओं के बीच कोई अलौकिक रिश्ता नहीं था। सत्ता बदली, आस्थाएं बदली और परेड की परंपरा मिस्र से निकलकर रोम की गलियों तक पहुंच गई। प्राचीन रोम का ट्रायम्फ, एक दिन का देवता। आज से करीब 2000 साल पहले प्राचीन रोम में परेड ये तय करती थी कि असली ताकत किसके हाथ में है। यहाँ परेड को ट्रायम्फ कहा जाता था, यानी जीत का खुला प्रदर्शन। ये कोई साधारण जुलूस नहीं था, बल्कि राज्य द्वारा रचा गया एक ऐसा नाटक था जिसमें हार चुके दुश्मनों को पहले सबके सामने अपमानित किया जाता और फिर उन्हें मार दिया जाता था और उनके परिवारों को गुलामी में धकेल दिया जाता था। उस दौर में रोम में संसद का शासन था। जब सीनेट किसी जनरल को ट्रायम्फ की इजाजत देती तो पूरा शहर समझ जाता कि ये जीत मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। विजयी सेनापति रोम की पवित्र सड़क साक्रा विया से होकर गुजरता था। वो 4 घोड़ों वाले रथ पर खड़ा होता, उसका चेहरा लाल रंग से रंगा जाता, बिल्कुल वैसा ही रंग जैसा देवता जुपिटर की मूर्ति का होता है। कुछ घंटों के लिए वो सेनापति इंसान नहीं रहता था, उसे देवता का दर्जा मिल जाता था। लेकिन इसी दृश्य में रोमन सत्ता की सबसे गहरी समझ भी छुपी हुई थी। उसी रथ पर उसके ठीक पीछे एक गुलाम खड़ा रहता था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं होता था। उसका काम बस इतना था कि वो लगातार उसके कान में धीरे धीरे कहता रहता था, याद रखो तुम सिर्फ एक नश्वर इंसान हो, तुम बस एक दिन के लिए देवता बने हो। जब परेड का अंत खून पर होता था। रोम में हर जीत पर ट्रायम्फ नहीं मिलता था,
इसके लिए सीनेट ने सख्त नियम बना रखे थे। एक ही युद्ध में कम से कम 5000 दुश्मन सैनिकों का मारा जाना जरूरी था। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि ये दिखाने का तरीका था कि रोमन सत्ता छोटी और सस्ती जीतों से खुश नहीं होती। असली असर उन दृश्यों का होता था जिन्हें देखने के लिए लोग जमा होते थे। सोना, चांदी, हथियार, दुश्मन की टूटी नावों के हिस्से, सब कुछ जुलूस में दिखाया जाता था। लेकिन सबसे डरावना नजारा होता था जंजीरों में जकड़े दुश्मन राजा और सेनापति। जनता इन्हीं का इंतजार करती थी। करीब 2072 साल पहले आम रोमन नागरिकों ने वर्सिंगजेटोरिक्स नाम के एक सेनापति को इसी तरह अपमानित होते देखा था। परेड के खत्म होते ही शहर के एक चौराहे पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 36 साल थी। करीब 1750 साल पहले पालमाइरा साम्राज्य की रानी जेनोबिया को भी इसी ट्रोयन परेड में घुमाया गया था। ये साम्राज्य आज के फिलिस्तीन, मिस्र और अरब के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। जेनोबिया के उसके सारे सोने गहने पहनाकर जुलूस में चलाया गया। गहनों का वजन इतना ज्यादा था कि वो चलते चलते बार बार गिर जाती। जनता को ये सब देखकर क्रूर मजा आता था। उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया था, उससे पहले उसे तोड़ा गया था। चैप्टर 2, आधुनिक देशों में परेड का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। पहले राष्ट्रपति के लिए निकला सैनिकों का जुलूस। अमेरिका में परेड की कोई तयशुदा या हर साल होने वाली परंपरा नहीं रही। यहाँ परेड तभी निकाली गई जब देश के इतिहास में कोई बहुत बड़ा मोड़ आया। साल 1789 में जब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन शपथ लेने के लिए यूएस कैपिटल पहुंचे, तो उनके पीछे करीब 500 सैनिकों का एक दस्ता मौजूद था। 10 मई 1865 को नए राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में सिविल वॉर के खत्म होने की घोषणा की। देश की एकता और ताकत दिखाने के लिए 23 और 24 मई को भव्य मिलिट्री परेड कराई गई। इसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने 12 कतारों में करीब 11 किलोमीटर लंबा मार्च किया। पहले विश्व युद्ध में जीत के बाद 25,000 विजयी सैनिकों की परेड निकाली गई। वहीं 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में उतरने से पहले करीब 5 लाख अमेरिकी सैनिकों ने अपने हथियारों, टैंकों, तोपों और एयरक्राफ्ट के साथ परेड में हिस्सा लिया। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क में 82वां एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 13,000 सैनिकों ने 7 किलोमीटर लंबी विक्ट्री परेड निकाली। इस दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट ने आसमान में करतब भी दिखाए। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 4 जुलाई 2019 को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर एक मिलिट्री परेड कराई। इसमें B-2 बॉम्बर, F-22 और F-35 जैसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। इस परेड पर करीब $1.2 मिलियन यानी लगभग 11 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकन आर्मी के 250 साल पूरे होने पर 2025 में एक बार फिर मिलिट्री परेड कराई। इसमें 6,600 सैनिकों, 150 सैन्य गाड़ियों और 50 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। नाजी जर्मनी पर जीत की सोवियत परेड। 9 मई 1945 को बर्लिन में जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण के बाद सोवियत संघ ने दुनिया के सामने अपनी जीत की आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद 24 जून 1945 को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर युद्ध जीतकर लौटे सैनिकों की एक भव्य परेड आयोजित की गई। इस परेड में 24 मार्शल, 2049 जनरल और करीब 40,000 सैनिक शामिल हुए। साथ ही 1400 संगीतकारों ने भी प्रस्तुति दी। सोवियत संघ के प्रमुख जोसेफ स्टालिन के आदेश पर नाजी जर्मनी के 200 झंडे मॉस्को लाए गए और परेड में मार्च कर रहे सैनिकों के पैरों के नीचे फेंक दिए गए। पहली विक्ट्री परेड के बाद स्टालिन ने हर साल ऐसा भव्य आयोजन करने से मना कर दिया। 1947 में विक्ट्री डे पर मिलने वाली छुट्टी भी खत्म कर दी गई। सोवियत दौर में सिर्फ 1965, 1985 और 1990 में ही विक्ट्री परेड हुई। सोवियत सत्ता परेड को अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा जरिया मानती थी। इन परेडों में बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर हथियार, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर एयरक्राफ्ट तक भी दिखाए जाते थे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इन परेडों पर खास नजर रखती थी। पश्चिमी देशों की एम्बेसी के कर्मचारी हथियारों की तस्वीरें खींचते थे। रूस को ये अमेरिकी रणनीति पता थी और वो कई बार उन्हें चकमा भी देता था। साल 1955 की एविएशन डे परेड में रूस ने 10 बाइसन बॉम्बर उड़ाए। ये कुछ सेकंड के लिए नजर से ओझल हुए और फिर दोबारा दिखे। ऐसा 5 बार हुआ, जिससे ये आभास मिला कि 50 बाइसन उड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में रूस के पास सिर्फ
23 बाइसन थे। परेड के मंच पर खड़े नेताओं की जगह और उनके भाषणों में सोवियत सत्ता के अंदरूनी समीकरण भी समझे जाते थे। किसे कितनी जगह मिली, कौन बोला और कौन चुप रहा, हर चीज के मायने निकाले जाते थे। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। इसके बाद 1995 से 9 मई को फिर से विक्ट्री परेड शुरू की गई, जो अब हर साल होती है। चीन, कम्युनिस्ट क्रांति की जीत का प्रदर्शन। चीन में किंग राजवंश के समय यानी 1644 से 1911 के 20 सम्राटों के लिए अक्सर विजय जुलूस निकाले जाते थे। इसके बाद के दौर में भी राष्ट्राध्यक्ष परेड की सलामी लेते रहे और आज जो मिलिट्री परेड चीन में होती है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1949 से मानी जाती है। उसी दिन माओ से तुंग ने तियानमेन स्क्वायर पर खड़े होकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना का ऐलान किया था। उस दिन 17 एयरक्राफ्ट और 100 से ज्यादा हथियारों के साथ पीपुल लिबरेशन आर्मी के करीब 16,000 सैनिकों ने परेड की। ये परेड कम्युनिस्ट क्रांति की जीत के जश्न में निकाली गई और इसके जरिए पीएलए की ताकत और हैसियत दुनिया को दिखाई गई। 1949 से 1959 तक हर साल 1 अक्टूबर को मिलिट्री परेड होती रही, लेकिन बाद में उथल पुथल के दौर में ये परेड बंद हो गई। करीब 25 साल तक बीजिंग की सड़कों पर टैंकों की जगह राजनीतिक संघर्ष नजर आता रहा और इसी वजह से बीते 76 सालों में कुल 18 मिलिट्री परेड ही हो पाई। मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक 4 विक्ट्री परेड की सलामी ले चुके हैं, 2015, 2017, 2019 और 2025 में। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं सालगिरह पर पिछले साल चीन में परेड हुई, जिसमें 12,000 सैनिकों के साथ कई हाईटेक मिसाइलों और आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। बीते कुछ सालों में हथियारों और सैनिकों की इस खुली नुमाइश के जरिए चीन ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। फ्रांस, क्रांति का उत्सव, सबसे पुरानी परेडों में एक। फ्रांस में हर साल 14 जुलाई को मिलिट्री परेड होती है। इसी दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने राजाशाही की नींव हिला दी थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार होने वाली आधुनिक सैन्य परेडों में गिनी जाती है। बास्टिल डे परेड की खास बात यह है कि इसमें सेना सिर्फ ताकत नहीं दिखाती बल्कि खुद को गणतंत्र की सेवा में समर्पित बताती है। 2017 में जब अमेरिका के पहले विश्व युद्ध में प्रवेश की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब अमेरिकी सैनिकों ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इसके बाद फ्रांस की 14 जुलाई की परेड केवल राष्ट्रीय उत्सव नहीं रही बल्कि एक कूटनीतिक मंच में बदल गई। ये वही परेड थी जिसने कई विश्व नेताओं को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने अपने देशों में इसी तरह के आयोजनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब जानते हैं दुनिया भर के देश फौज और हथियारों की नुमाइश आखिर क्यों करते हैं। चीन, रूस, भारत, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हर साल मिलिट्री परेड करते हैं, जिसमें सेना और हथियारों का खुला प्रदर्शन होता है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह मानी जाती है। सबसे पहली, दुश्मनों और दुनिया को ताकत का संदेश देना। मिलिट्री परेड रणनीतिक संकेत देने का सबसे असरदार तरीका होती है। देश अपने आधुनिक हथियार दिखाकर दुश्मनों को साफ संदेश देते हैं कि हम तैयार हैं और हमसे टकराना महंगा पड़ेगा। इसका मकसद डर पैदा कर हमला रोकना यानी डिटरेंस बनाए रखना होता है। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव और मनोबल बढ़ाना। परेड से सैनिकों में अनुशासन, एकजुटता और योद्धा होने का गर्व बढ़ता है। उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, साथ ही आम जनता में सुरक्षा की भावना और देशभक्ति और गहरी होती है। तीसरा, हथियारों के खरीदारों को आकर्षित करना। परेड हथियारों की एक तरह की लाइव प्रदर्शनी भी होती है। इसमें देश अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक दिखाते हैं। चीन और रूस जैसे देश अक्सर परेड का इस्तेमाल नए हथियारों के खरीदार तलाशने और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करते हैं। चौथा, राजनीतिक वैधता और सत्ता का प्रदर्शन। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के नेता परेड के जरिए ये दिखाते हैं कि सेना पर उनका पूरा नियंत्रण है। इससे उनकी सत्ता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूती मिलती है। चैप्टर 3, भारत की रिपब्लिक डे परेड की कहानी। शक्ति नहीं, शक्ति पर नियंत्रण का प्रदर्शन। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। उसी दिन सुबह ठीक 10:18 पर गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके ठीक 6 मिनट बाद गवर्नमेंट हाउस, जो आज राष्ट्रपति भवन है, के दरबार हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सुबह करीब 10:30 बजे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। दोपहर 3:45 पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इरविन स्टेडियम पहुंचे, जिसे आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।
यहीं गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह और आजाद भारत की पहली मिलिट्री परेड हुई। इस ऐतिहासिक मौके पर करीब 15,000 लोग वहां पर मौजूद थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। यहीं से भारत ने विदेशी मेहमानों को गणतंत्र दिवस पर बुलाने की परंपरा यानी चीफ गेस्ट डिप्लोमेसी की शुरुआत की। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। इस परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। 7 मिलिट्री बैंड, नेवी, इन्फेंट्री, सर्विस और कैवेलरी रेजिमेंट भी परेड का हिस्सा थे। गांधी के बाद का भारत गुहा की नजर से। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि राष्ट्रपति के सामने करीब 3,000 सैनिकों ने मार्च किया, 21 तोपों की सलामी दी गई और एयरफोर्स का लिबरेटर विमान आसमान में उड़ा। असल में उस दौर के भारतीय नेतृत्व को लगा कि नए देश की ताकत और एकता दिखाने के लिए मिलिट्री परेड एक सही तरीका है। इसके जरिए भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि देश के पास एक मजबूत सेना है, लेकिन उस सेना का नियंत्रण लोकतांत्रिक गणराज्य के मुखिया के हाथ में है। यानी ये ताकत का खुला प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये दिखाने का तरीका था कि ताकत किसके नियंत्रण में है। रिपब्लिक डे परेड की खास पहचान। 1950 से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मिलिट्री परेड, सांस्कृतिक झांकियां और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परेड से पहले प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद वे कर्तव्य पथ के सलामी मंच पर पहुंचते हैं, जहां राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान भी आते हैं। राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रगान होता है और फिर वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद परेड की शुरुआत होती है, जो राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल्स से निकलकर कर्तव्य पथ से गुजरती हुई इंडिया गेट को छूती है और विजय चौक की ओर बढ़ती है। इस परेड में मार्च पास्ट, झांकियां और फ्लाई पास्ट शामिल होते हैं। ये दुनिया की चुनिंदा परेडों में से एक है, जहां एक तरफ टैंक और सैनिक कदम ताल करते हैं तो दूसरी तरफ तबले की थाप और लोक नृत्यों की झलक भी दिखती है। हर साल किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। पिछले 77 वर्षों में 47 देशों के 70 से ज्यादा नेता भारत के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बन चुके हैं। जब दुनिया परेड से पीछे हटी, भारत आगे क्यों बढ़ा? 21वीं सदी में कई विकसित लोकतांत्रिक देशों ने मिलिट्री परेड से दूरी बना ली है। कहीं ये परंपरा अतीत की डरावनी यादों से जुड़ गई, तो कहीं इसे बेवजह का शक्ति प्रदर्शन मान लिया गया। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में परेड को फिजूल खर्ची समझा जाने लगा, क्योंकि इससे भारी सुरक्षा इंतजाम, सैनिकों और हथियारों की आवाजाही और बड़ी रकम खर्च होती है। 1991 में खाड़ी युद्ध की जीत के बाद अमेरिका में निकली परेड पर करीब $12 लाख खर्च हुए। इसके बाद 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परेड कराने का प्रस्ताव रखा। इसका अनुमानित खर्च करीब $9 करोड़ यानी लगभग 800 करोड़ रुपए बताया गया। बाद में ये योजना रद्द कर दी गई। रूस में भी एक समय ऐसा ही हुआ। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद परेड बंद कर दी गई थी। हालांकि 4 साल बाद 1995 से फिर विक्ट्री डे परेड शुरू कर दी गई। परेड बंद करने वाले देशों को यह डर था कि कहीं इससे अतीत की गलतियां, सैन्य आक्रामकता और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण की सोच वापस न लौट आए। ऐसे माहौल में भारत ने एक अलग रास्ता चुना। उसने परेड को युद्ध जीत के जश्न से निकालकर संविधान की निरंतरता और लोकतांत्रिक परंपरा के प्रतीक के रूप में पेश किया। और शायद यही वजह है कि जब दुनिया परेड से पीछे हट रही है, भारत उसमें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन का मानना है कि भारतीयों के लिए गणतंत्र दिवस की परेड एक ऐसा प्रतीक है जो उन्हें ये महसूस कराती है कि वे शक्तिशाली और आत्मविश्वासी गणराज्य का एक हिस्सा हैं। साथ ही इसका एक मकसद ये भी है कि भारत अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य का संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचा सके। दोस्तों, हजारों साल पहले परेड देवताओं से मिलने का रास्ता थी। कभी वो दुश्मनों के खून से सनी होती थी, कभी राजाओं को ईश्वर बनाने का जरिया बनती थी। रोम में परेड ने सिखाया कि सत्ता कितनी निर्दयी हो सकती है। रूस में उसने दिखाया कि हथियार भी भाषा बोलते हैं। चीन में वो उभरती महाशक्ति का ऐलान बनी और पश्चिमी देशों में एक वक्त के बाद वही परेड बोझ समझ कर ली गई। लेकिन भारत ने परेड को एक अलग मायने दिए।
यहाँ ये न जीत का घमंड है और न ही किसी दुश्मन को डराने की खुली धमकी। भारत की रिपब्लिक डे परेड एक संदेश है कि देश ताकतवर है लेकिन उस ताकत पर संविधान का नियंत्रण है, कि सेना मजबूत है लेकिन आखिरी फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होता है। यही वजह है कि जब दुनिया परेड से पीछे हट रही है, भारत उसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना रहा है। ये परेड हमें याद दिलाती है कि गणराज्य सिर्फ सरकार नहीं होता, गणराज्य हम सब होते हैं। अगर आपको लगता है कि परेड सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक और संवैधानिक संदेश है और इतिहास को समझे बिना आज की दुनिया को समझना नामुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डीप एनालिसिस वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपके एक शेयर से शायद किसी और को भी अपने गणराज्य को समझने का नया नजरिया मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।